अर्जुन और रवि दोनों नोएडा की एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। आज तक उन्हें वहां काम करते हुए 5 साल हो चुके थे और यह भी पूरे 5 साल थे जब ये दो युवा अपने अपने गांव छोड़कर इस चकाचौंध भरे शहर में आए थे। रवि बिहार का रहने वाला था, जबकि अर्जुन हरियाणा के सोनीपत से था। दोनों की पहचान तब हुई थी जब वे औद्योगिक बिजली के कोर्स में एक ही व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल में पढ़ते थे। अर्जुन पहले एक अच्छे परिवार से था, लेकिन 6 साल पहले आई एक बड़ी मुसीबत ने उसके परिवार को दिवालिया कर दिया। अर्जुन को नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब पहले की तरह आराम और ऐश में पलना संभव नहीं था। यह उसके लिए बहुत बड़ा मानसिक झटका था। रवि की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। कम उम्र में ही उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। रवि बचपन से अनाथ था। उसके नीचे एक छोटी बहन थी, जिसके पैर में विकलांगता थी और चलना फिरना कठिन था। दोनों भाई बहन अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी बहुत बूढ़ी थीं। 3 साल पहले उन्हें लकवा भी मार गया था, इसलिए स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया था और वे कोई काम संभालने लायक नहीं रहीं। शहर में रवि जी जान से काम करता था, खुद का खर्च चलाता और गांव पैसे भेजता। उसकी बहन और दादी गांव में एक छोटे से जर्जर घर में रहती थीं और रोज थोड़ी अतिरिक्त आमदनी के लिए बांस बेंत की चीजें बुनने का काम लेती थीं। हाल ही में फैक्ट्री के तकनीकी विभाग में एक मैनेजर की जगह खाली हुई थी। नौकरी करने वाला कौन तरक्की नहीं चाहता, ये मैनेजर की जगह बहुतों की चाहत बन गई थी, क्योंकि फिर रोज नीचे वर्कशॉप में खड़े होकर लगातार मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि दफ्तर में बैठकर निर्देश देना होता। मानव संसाधन विभाग के किसी व्यक्ति ने धीरे से खबर बाहर फैलाई कि नेतृत्व जिस व्यक्ति पर विचार कर रहा है और जिसे पदोन्नति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, वह रवि है। क्योंकि रवि मेहनती और ईमानदार था और काम में कभी कोई गलती नहीं करता था। यह खबर अर्जुन के आत्मसम्मान पर पानी की बाल्टी की तरह गिरी। दोनों साथ पढ़े, एक ही समय कंपनी में आए, फिर चुना रवि को क्यों गया, अर्जुन को क्यों नहीं। उस शाम अर्जुन काम से जल्दी लौट आया, जबकि रवि को 7 बजे से अधिक तक ओवरटाइम करना पड़ा। आमतौर पर खाना बनाने का काम रवि अकेले संभालता था और अर्जुन खाना बनाना नहीं जानता था, इसलिए कमरे की सफाई करता था। जब रवि कमरे पर लौटा, अर्जुन ने उसके हाथ में खाने का सामान देखा। रवि खुशी खुशी अपने पदोन्नत होने की बात बताने ही वाला था कि अर्जुन ने चिड़चिड़ेपन से उसकी बात काट दी, झूंझलाकर बिस्तर पर चढ़ गया और गेम खेलने लगा। उसने उल्टा रवि को डांटा कि कुछ पैसों के ओवरटाइम के लालच में इतना देर तक रुकता है, अगली बार जल्दी आकर खाना बनाया करे। रवि ने देखा कि अर्जुन नाराज है, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद दोनों कम ही बात करने लगे। ज्यादातर अर्जुन ही जानबूझकर रवि से बचता था। लगभग 1 सप्ताह बाद रवि को आधिकारिक रूप से मैनेजर पद मिल गया। रवि अर्जुन को बाहर खाने के लिए बुलाना चाहता था, जश्न मनाने के लिए, लेकिन अर्जुन ने जाने से मना कर दिया। छोटे से किराए के कमरे में रवि अपने कपड़े सावधानी से तह कर रहा था और साथ साथ अर्जुन से मैनेजरों के लिए बने आवासीय परिसर में शिफ्ट होने की बात कर रहा था। कंपनी की सुविधा बहुत अच्छी थी। मैनेजरों को ऊंचे पद वाले कर्मचारियों के लिए बने हॉस्टल में अलग कमरा मिलता। किराया नहीं देना पड़ता।
केवल बिजली पानी का खर्च देना होता। कुल मिलाकर नया कमरा बहुत आलीशान नहीं था, लेकिन इस सस्ते टूटी फूटी किराए की जगह से कहीं बेहतर था, जहां दोनों रह रहे थे। पद मिलने के बाद रवि ने कमरा लेने की औपचारिकता पूरी की और चाबी ली। हर कमरे में अधिकतम 2 वयस्क रह सकते थे, इसलिए रवि ने अर्जुन को भी साथ रहने के लिए खींच लिया ताकि पैसे बचें। 5 साल में यह दिन रवि के लिए सबसे खुशी का दिन था। वह सामान समेटते हुए अर्जुन को गांव के परिवार की बातें सुनाता रहा। रवि ने बताया कि उसने थोड़ा पैसा बचा लिया है और वह अपनी दादी और बहन के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान खोलना चाहता है ताकि वे घर पर ही दुकान चला सकें। अब झुककर बांस बेंत बुनने की मेहनत न करनी पड़े। अगर पदोन्नति हो गई है तो वेतन भी बढ़ेगा और वह सपना अब बहुत दूर नहीं रहेगा। रवि अपनी खुशी में डूबा था और उसे ध्यान नहीं था कि अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे और काला पड़ता जा रहा है। अर्जुन को वह दिन याद आया जब दोनों कंपनी में नौकरी मांगने आए थे और साथ रहने के लिए कमरा लिया था। उसके माता पिता ने कई बार उसकी तुलना रवि से की थी। वे कहते थे कि रवि में कमाने का दिमाग है और वह दूसरों के बारे में सोचता है। अर्जुन जैसा नहीं। अर्जुन को नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन नहीं थी। वह बड़े घर और आराम में रहने का आदी था। शुरू में जब उसने वह घटिया किराए का कमरा देखा था तो नौकरी छोड़ने का सोच लिया था, लेकिन रवि ने साथ रहकर उसे हिम्मत दी। तभी अर्जुन कठिनाई से टिक पाया। वह सोचता था कि दोस्ती हमेशा अच्छी रहेगी, लेकिन रवि की पदोन्नति की खबर सुनने और फिर रोज उसे भविष्य की योजनाएं बनाते सुनने के बाद अर्जुन के मन में ईर्ष्या और बुराई का बीज उगने लगा। रवि के प्रति अर्जुन का व्यवहार धीरे धीरे अधिक रूखा, झुंझलाया और चिड़चिड़ा हो गया। बात करता तो कटा कटा बोलता और जल्दी गुस्सा हो जाता। अर्जुन के मन में तुलना और जीतने की भावना आने लगी। वह चाहता था कि उसके पास रवि से अधिक पैसा हो। काम में आगे बढ़ने का रास्ता न दिखा तो उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन जुआ और सट्टे का सहारा लिया। रवि की पदोन्नति को आधा साल हो चुका था। इस समय उसकी बचत लगभग इतनी हो गई थी कि गांव में किराने की दुकान के लिए माल मंगाया जा सके। रवि को उत्साह से मोटी रकम में से छोटे बड़े नोट निकालकर सावधानी से गिनते देखकर अर्जुन की आंखों में चुभन हुई। उसे लगा रवि जानबूझकर दिखावा कर रहा है। अर्जुन चिढ़कर कमरे से निकला और हॉस्टल के पास एक पार्क में बैठकर सिगरेट पीने लगा। उस समय लगभग शाम के 7 बजे थे। अचानक साहूकार का फोन आया। पता चला कि अर्जुन सट्टे में भारी हार चुका था। शुरू में कुछ लाख की रकम अब बढ़कर 300 लाख रुपये से अधिक हो गई थी। कुछ दिन पहले अर्जुन ने झूठ बोला था कि वह नई बाइक खरीदने वाला है। इसलिए उसने माता पिता से 2 लाख रुपये उधार मांगे थे, लेकिन असल में वह कर्ज चुकाने के लिए था। कल से अब तक उसके माता पिता लगातार फोन करके बाइक के बारे में पूछ रहे थे और अर्जुन हर बार बात घुमाता रहा। पहले होता तो 300 लाख रुपये कुछ भी नहीं थे। 1-2 करोड़ भी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अब समय बदल चुका था। परिवार इतना कर्ज नहीं उठा सकता था। इसलिए अर्जुन ने बात छिपा ली और खुद संभालने की कोशिश की। किसी से मदद नहीं मिल सकती थी। साहूकार दबाव बना रहा था। उधार मांगने की भी हिम्मत नहीं बची। अर्जुन सिर पकड़कर सोचता रहा। अचानक रवि को पैसे गिनते हुए उसकी छवि मन में चमक गई।
रवि के हिसाब से वह रकम लगभग 80 लाख रुपए थी। अगर वह रकम पहले साहूकार को दे दी जाए तो शायद कुछ दिन की मोहलत मिल जाए। पैसों ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। अर्जुन के मन में एक बुरी योजना उगी। उसे कहाँ पता था कि यही विचार उसके साथ रहने वाले दोस्त की मौत का कारण बनेगा। साथ रहने के कारण रवि अर्जुन पर भरोसा करता था, इसलिए अर्जुन जानता था कि पैसे कहाँ रखे हैं। उसने योजना बनाई कि वह रवि को पार्क की झील के किनारे शराब पीने के लिए बुलाएगा, फिर किसी बहाने लौटकर पैसे चुरा लेगा। योजना ठीक चल गई। फोन मिलने के बाद रवि खुशी से निकल गया। अर्जुन वहीं छिपकर इंतजार करता रहा। जब रवि दूर चला गया तो वह जल्दी से कमरे में घुसा और अलमारी में रखे पैसे खोजने लगा। सचमुच नोटों की गड्डी कपड़ों के नीचे रखी थी। अर्जुन सोच ही रहा था कि चोरी का झूठा दृश्य बनाकर अपराध से बच जाएगा। तभी रवि अचानक वापस लौट आया और उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके खून पसीने की कमाई चुरा रहा है। बुराई खुल गई। अर्जुन शर्म और गुस्से से भर गया। रवि के स्तब्ध चेहरे को देखकर उसे लगा जैसे रवि उसका तिरस्कार कर रहा है, और इससे उसका क्रोध और भड़क उठा। रवि ने पूछा, अर्जुन, तू क्या कर रहा है? मेरे पैसे क्यों ले रहा है? अर्जुन बोला, तेरे पास इतने पैसे हैं और तू मेरे लिए कुछ पैसों पर कंजूसी कर रहा है। मुझे अपने काम के लिए पैसे चाहिए, जब होंगे लौटा दूंगा, रवि ने कहा। यह बात कहने लायक है। तू जानता है कि यह पैसा मैंने कई साल की मेहनत से बचाया है। इस सप्ताहांत मुझे यह दादी के लिए गांव ले जाना है। मैं तुझे कैसे दे दूं? अर्जुन बोला। अभी नहीं देगा तो बाद में दे देना। तेरी दादी अभी मरी तो नहीं है। इतनी क्या जल्दी है? क्या तू आंखों से देखेगा कि मैं मर जाऊं? साहूकार मेरे सिर पर चढ़ा है। समझ ले, मेरी जान बचा रहा है, रवि ने पूछा। कौन साहूकार? तू जुआ खेल रहा है ना? तुझे डर नहीं कि तेरे माँ बाप जान जाएंगे? तू इतना मूर्ख कैसे हो गया? अर्जुन झुंझलाया। मेरी माँ की कसम, तू इतना बोलता क्यों है? मेरा मामला है, तुझे बोलने का हक नहीं। आज ये पैसा मैं लेकर जाऊंगा ही। मैं उधार लूंगा तो लौटा दूंगा। तेरे पैसे हड़प नहीं रहा कि तू इतना उछल रहा है। रवि पैसे वापस लेने पर अड़ गया। वह अर्जुन को जुए का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं ले जाने दे सकता था। एक बार दिया तो दूसरी तीसरी बार भी होगा। ऊपर से वह रकम बहुत जरूरी थी, वर्षों से बचाई गई थी। भाईचारा कितना भी गहरा हो, परिवार से ऊपर नहीं हो सकता। कोई कहे और तुरंत उधार दे दे, यह संभव नहीं था। अर्जुन भी अड़ा रहा। वह पैसे लौटाने को तैयार नहीं था। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अर्जुन ने जोर से रवि को धक्का दिया ताकि वह गिर जाए और अर्जुन पैसे लेकर भाग सके। रवि हार मानने वाला नहीं था। वह जमीन पर घिसटता हुआ अर्जुन का पैर पकड़कर उसे जाने से रोकने लगा। दोनों जमीन पर लौटते रहे। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अर्जुन के हाथ में फल काटने वाला चाकू आ गया। उसने बिना झिझक चाकू रवि की गर्दन में घोंप दिया। वार इतना गहरा था कि पूरा हथा तक धंस गया। जैसे ही अर्जुन ने चाकू निकाला, रवि की गर्दन से ताजा खून चाकू की धार के साथ मूसलाधार फूट पड़ा। रवि की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतना निर्दयी होकर वार करेगा। खून उसके गले और नाक में भर गया। अर्जुन ने मुख्य धमनी पर वार कर दिया था, जिससे रवि तुरंत गिर पड़ा। कुछ सांसें हांफने के बाद रवि ने दम तोड़ दिया। उसकी लाल और घृणा से भरी आंखें अब भी
अर्जुन की ओर खुली हुई थीं। अर्जुन को अब होश आया। उसने रवि की नाक और छाती पर हाथ रखकर देखा कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन रवि का शरीर पूरी तरह निष्प्राण हो चुका था। अर्जुन सदमे और भय से कांप उठा। उसके पैर कांपते हुए फर्श पर घुटनों के बल गिर गए। उसके दिमाग में घूम रहा था कि उसने हत्या कर दी है और अब जेल जाना पड़ेगा। एक पल के लिए जागी चेतना ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसी समय रवि के फोन पर कॉल आने लगी। फोन बिस्तर पर पड़ा था। शायद रवि फोन भूल गया था और उसे लेने वापस आया था, इसलिए सब खुल गया था। अर्जुन ने जमीन पर बिखरे रवि के खून से भीगे नोटों को देखा और सोच में डूब गया। अगर हत्या खुल गई तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, भविष्य खत्म हो जाएगा। वैसे भी मृत व्यक्ति तो मर चुका था, जीवित को जीने का रास्ता निकालना होगा। अर्जुन ने खुद को सही ठहराने के लिए अनेक तर्क खोजे। अंतरात्मा उसे काटती रही और वह रवि के शव के पास बहुत देर तक बैठकर सिगरेट पीता रहा। रवि की मौत रात 8:30 पर हुई थी, लेकिन लगभग 10 बजे तक सोचते रहने के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह इस बात को छिपाएगा और दिखाएगा कि रवि लापता हो गया। तब कोई नहीं जान पाएगा कि उसने हत्या की है। उसने सारे पैसे इकट्ठे किए, बाथरूम में ले जाकर रवि का खून धोया, फिर नए कपड़े पहने, हत्या के समय पहने कपड़े जला दिए और उसी रात साहूकार से मिलने का समय तय कर लिया। जब साहूकार पैसे लेकर चला गया, तब अर्जुन ने मास्क पहनकर चेहरा ढक लिया और सीधे लोहार की दुकान पर गया। वहां उसने हड्डी काटने वाला बड़ा चाकू और मांस काटने वाला चाकू खरीदा। जब अर्जुन सामान लेकर निकल गया तो लोहार दुकान बंद करने लगा। वह शटर खींच ही रहा था कि उसने दुकान के सामने एक धुंधली परछाई खड़ी देखी। वह व्यक्ति सिर झुकाए था, पूरा शरीर धुंधला और पारदर्शी। लोहार की रीढ़ ठंडी हो गई और उसने तुरंत शटर गिरा दिया। अर्जुन 2 चाकू लेकर कमरे पर लौटा। शुरू में उसने सोचा था कि रवि के शव को बड़े बोरे में डालकर रात के सन्नाटे में कहीं फेंक देगा, लेकिन रवि का शरीर अर्जुन से लंबा और भारी था। यदि बोरे में डालता तो अकेले उठा नहीं पाता। इसलिए अर्जुन के मन में शव को टुकड़ों में बांटने का विचार आया ताकि छिपाना आसान हो। सोचना आसान था, लेकिन करने के समय डर और भयावहता उसके दिमाग से चिपकी रही। उसके हाथ अनायास रवि की शर्ट के किनारे को कसकर पकड़ने लगे। रवि को मरे 2 घंटे से अधिक हो चुके थे। शव में अकड़न शुरू हो गई थी। अगर वह और देर करता तो संभालना और मुश्किल हो जाता। अपराध बोध था, पर कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने दांत भींचे, रवि के शव को बाथरूम में घसीटा और काटना शुरू किया। उसने रीसी रवि के शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काटना शुरू किया। वह नीचे का हिस्सा पहले ठिकाने लगाने वाला था। चाकू के वारों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन अमीर घर का लड़का था, खाना बनाना तक नहीं जानता था। हाथ पांव अनाड़ी थे। ऊपर से इंसान की हड्डियां जानवर की हड्डियों से कई गुना बड़ी और मजबूत होती हैं, इसलिए काटना और कठिन था। उसने अंधाधुंध वार किए। शव बुरी तरह चिथड़े चिथड़े हो गया। हड्डी मांस आपस में मिल गए। खून पूरे फर्श पर फैल गया। सौभाग्य से कर्मचारियों का आवासीय क्षेत्र फैला हुआ था और वहां कम लोग रहते थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं जाना। अर्जुन के हर वार के साथ लाल मांस और धुंधली सफेद चर्बी दिखती रही।
रवि का पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत बाहर निकल आईं। आंतों से उठती कच्ची बदबूदार गंध अर्जुन को पागल कर रही थी, मानो कोई दानव उसे चला रहा हो। वह जितना काटता उतना ही उन्मत्त होता। रवि का शरीर पेट से दो बड़े भागों में बांट दिया गया, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। निचले हिस्से को आगे चार छोटे भागों में काटा गया। कूल्हे और जांघें सूटकेस में डाली गईं, जबकि पिंडलियां और पैर कई परतों वाले काले प्लास्टिक बैगों में लपेटे गए। अर्जुन ने सूटकेस और बैगों में 4-5 शीशे के डंबल भी डाल दिए, जिन्हें वह रोज व्यायाम में इस्तेमाल करता था, ताकि शरीर का निचला हिस्सा नदी में फेंकने पर नीचे डूब जाए और ऊपर न आए। तब किसी को रवि की मौत का पता नहीं चलेगा। शव काटने के बाद अर्जुन की सांस फूल गई, सिर से पैर तक पसीने में भीग गया। लेकिन उसे रवि के पेट से निकली गंदगी भी साफ करनी थी। उसने नल खोलकर फर्श का खून नाली में बहाया। रवि की फटी आंतों से निकला अधपचा भोजन और कच्ची गंदगी देखकर अर्जुन ने नाक दबा ली और उल्टियां करने लगा। चेहरा केले के पत्ते जैसा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभालकर जल्दी जल्दी सफाई पूरी की। काम खत्म होने पर उसने सिगरेट जलाई और रात 2 बजे तक इंतजार किया। फिर चुपके से आधे शव को घर से 2 किलोमीटर दूर एक पुल तक ले गया। जब अर्जुन अपनी चरमराती मोटरसाइकिल लेकर मुख्य गेट पर पहुंचा तो कंपनी के गार्ड शंकर काका से सामना हुआ। शंकर काका वर्षों से वहां काम कर रहे थे और हर कर्मचारी को पहचानते थे। अर्जुन को आते देख उन्होंने आदत से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अर्जुन चौंक उठा। अपराधी मन डरता है। पकड़े जाने के डर से वह पागलों की तरह तेज बाइक दौड़ा गया। शंकर काका ने अर्जुन का व्यवहार थोड़ा अजीब देखा, पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर हिलाया और सुरक्षा कक्ष में लौटकर रात की ड्यूटी करने लगे। अर्जुन सीधे पुल के नीचे पहुंचा। उसने रवि के शरीर का निचला आधा हिस्सा नदी की गहराई में फेंक दिया। वह सावधानी से काफी देर तक खड़ा रहा, यह जांचने के लिए कि कुछ ऊपर तो नहीं आया। फिर आश्वस्त होकर कमरे पर लौट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसका दिमाग उलझा रहा। शव का आधा भाग तो निपट गया, अब रवि के ऊपरी हिस्से का क्या करे वह सो नहीं सका। सोने की हिम्मत भी नहीं हुई। एक डर था कि कोई अचानक आ जाएगा। दूसरा डर यह कि बचा हुआ आधा शव अभी भी बाथरूम में पड़ा था। रवि की आंखें अब भी खुली हुई, घूरती हुई थीं, जिससे अर्जुन पसीने से भीग गया। वह घबराकर उठा और रवि के सिर पर प्लास्टिक बैग कसकर बांध दिया। तय किया कि कल रात बाकी हिस्सा भी ठिकाने लगाएगा। रवि की बहन ने कल शाम से भाई को लगातार फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। 1 दिन से अधिक बीत गया। रवि पहले कभी ऐसे गायब नहीं हुआ था। गांव में दादी और बहन का मन अनजाने डर से जल रहा था, लेकिन उन्हें रवि का सही पता नहीं पता था कि उसे कहां खोजें। पहले गांव से सामान भेजते समय बस अड्डे पर भेजते थे। रवि खुद लेने आ जाता था। दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि शायद फोन खराब हो गया होगा। उधर अर्जुन सामान्य की तरह काम पर गया और दिनचर्या निभाता रहा। वह दिखाता रहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरे दिन कंपनी में वह खोया खोया रहा। जो भी रवि के बारे में पूछता, वह कहता कि रवि किसी जरूरी काम से गांव गया है, छुट्टी की सूचना देने का समय नहीं मिला। काम क्या था उसे नहीं पता।
घर लौटने का सोचते ही अर्जुन कांप उठता, क्योंकि उसे दोस्त के आधे शव का सामना करना था। इस समय रवि का ऊपरी हिस्सा फ्रिज में रखा था, सिर अलग कर दिया गया था, छाती और पेट को छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रीजर में ठूंस दिया गया था। सिर और आंतरिक अंग नीचे के ठंडे हिस्से में पड़े थे। काम के बाद अर्जुन कंपनी के पास चाय की दुकान पर सुन्न बैठा था। ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे। वह आते जाते लोगों को देखता हुआ अपराध बोध में डूब रहा था। तभी एक आदमी आया और उसके कंधे पर जोर से थपकी दी, जिससे वह उछल पड़ा। अर्जुन घबराकर मुड़ा तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसका रंग काला, चेहरा झुर्रियों से लटका हुआ, बाल आधे से अधिक सफेद, लंबे, चिपके और कांटेदार थे, जैसे साही के कांटे। अर्जुन ने पहले सोचा कि यह कोई भिखारी है, इसलिए झूंझलाकर उसे भगाने लगा, लेकिन वह बूढ़ा खीखी हंसता रहा। उसके पीले दांत टूटे फूटे थे और मुंह से बदबू आ रही थी। वह अर्जुन के बहुत पास आकर बैठने को तैयार नहीं था। उसने पास की कुर्सी खींची और अर्जुन के बगल में बैठ गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके कंधे की ओर झुककर बोला, अरे, एक जवान पुरुष की आत्मा तुम्हारे पीछे लगी है। वह अभी तुम्हारे कंधे पर बैठी है, नया मरा है, अभी युवा है, शादी बच्चे भी नहीं हुए। तुमने उसके साथ क्या किया, यह सुनकर अर्जुन का दिल कांप गया। वह बूढ़े की आंखों में सीधे नहीं देख सका। मुंह लड़खड़ाया, शब्द नहीं निकले। बाबा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ना, मैंने कुछ नहीं किया। कैसी आत्मा? बेकार मत बोलो। पैसे ठगना चाहते हो, सपने में भी मत सोचना। हटो। इतना कहकर अर्जुन खड़ा होकर जाने लगा, लेकिन बूढ़ा उसके पीछे झोंक की तरह लग गया। वह विजयी नजरों से अर्जुन को देखता और बोला, झूठ मत बोलो, मैं तो बस पूछ रहा था। मुझे पता है तुमने उसका शरीर काटा है। कितने हिस्सों में काटा, यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। अर्जुन घबरा गया। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं पता। हटो, मेरे पीछे मत आओ। बूढ़ा बोला, सिर तुम्हारे पास है ना? मुझे दे दो, दाम बताओ। यह सुनकर अर्जुन के हाथ और गर्दन कांपने लगे। क्या यह बूढ़ा सचमुच रवि की आत्मा देख सकता था? अर्जुन अभी भी आधा विश्वास, आधा संदेह में था। बूढ़े ने रवि की शक्ल और मरते समय पहने कपड़ों का वर्णन किया, और सब बिल्कुल सही था। उसने धमकी दी कि अगर अर्जुन रवि का सिर नहीं बेचेगा तो वह पुलिस को खबर कर देगा। पुलिस का नाम सुनते ही अर्जुन की रीढ़ ठंडी हो गई। अंततः उसने समझौता किया और बूढ़े को अपने कमरे पर ले गया। कमरे में घुसते ही बूढ़ा सीधे फ्रिज तक गया और उसे खोलकर ऐसे खोजने लगा जैसे पहले से जानता हो कि सिर कहाँ है। जब उसने वह चीज देखी जिसकी उसे जरूरत थी, बूढ़ा संतुष्ट होकर मुस्कुराया और बात शुरू की। उसने कहा कि उसका नाम कैलाश है। वह असम सीमा के इलाकों में रहने वाला तांत्रिक है। उसे मंत्र साधना के लिए एक इंसानी सिर चाहिए। रास्ते में अर्जुन से मिलते समय उसने देखा कि रवि की टूटी हुई आत्मा अर्जुन से चिपकी है।
उसका क्रोध और चिपकी हुई घृणा बहुत प्रबल है, ठीक उसी काम के लिए जो उसे चाहिए। अर्जुन को अंतिम बार मनाने के लिए उसने कहा कि सिर को भी वैसे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसलिए उसे बेच देने से बोझ भी कम होगा और पैसा भी मिलेगा। एक ही काम में दो फायदे। जब बूढ़े ने पैसे की बात छेड़ी तो अर्जुन पूरी तरह मान गया। बात तार्किक थी, बस बूढ़े की गरीबी सी शक्ल देखकर लगा कि वह कितना दे पाएगा। अर्जुन ने हिम्मत करके 300 लाख रुपए की मांग रखी। कैलाश ने सुनकर आसमान की ओर देखकर हंस दिया, फिर उदारता दिखाते हुए अर्जुन को 10 लाख रुपए अग्रिम दिए और रात 12 बजे रवि का सिर लेकर मिलने को कहा। माल मिलने पर पूरी रकम दी जाएगी। बात तय हुई और कैलाश चला गया। रात 10 बजे से अधिक समय पर अर्जुन ने रवि के सिर को अच्छी तरह लपेटा, एक कार्टन में रखा और टेप से सील कर दिया। बाकी हिस्से उसने पुराने तरीके से ठिकाने लगाए, वही नदी पर शरीर अलग स्थानों पर फेंका। संयोग से इस बार भी रास्ते में गार्ड शंकर से सामना हुआ, लेकिन अर्जुन फिर बच निकला। शांत नदी को देखते हुए उसने चेहरे का पसीना पोंछा। सब कुछ सही जगह पर निपट गया था। उसने राहत की हंसी के साथ बुदबुदाया, मुझसे नाराज मत होना। दोष देना है तो अपने भाग्य को देना। इस जन्म में मैं तेरा कर्जदार हूं। जब मरकर नीचे आऊंगा तो जितना बदला लेना हो ले लेना। अभी मुझे जीना है। जो पैसा तुझ पर बकाया है मैं बाद में तेरी दादी को भेज दूंगा। अंतिम दोस्ती समझ लेना। तय समय पर अर्जुन कैलाश के दिए पते पर पहुंचा। वह बाहरी इलाके में एक पुराना जर्जर घर था। चारों ओर जंगली घास वाला मैदान, दूर से बिल्कुल गांव की बतख पालने वाली झोंपड़ी जैसा। अर्जुन ने घर के चारों ओर घूमकर देखा। ऊपर से घर टूटा फूटा लगता था, पर दीवारें बहुत सावधानी और मजबूती से बनी थीं। मतलब बाहरी रूप केवल छल था। अचानक कैलाश भूत की तरह प्रकट हुआ, जिससे अर्जुन चौंक पड़ा। वह नंगे बदन था, शरीर दुबला, पसलियां बाहर निकली हुईं। अर्जुन ने चोरी से भीतर झांका। अंदर मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी थी और तरह तरह की अजीब चीजें बिखरी पड़ी थीं। कैलाश को अर्जुन की जिज्ञासा पसंद नहीं आई। उसने अर्जुन को घर से थोड़ी दूर खींचा, कार्टन छीना और उसे पैसे की थैली फेंक दी। अर्जुन ने वहीं पैसे गिने। एक भी कम नहीं था। लौटने से पहले अर्जुन ने कैलाश से एक और बात मांगी। रवि की बदला लेने वाली आत्मा अब उसके पीछे न लगे। कैलाश ने पहले टालना चाहा, लेकिन अर्जुन बार बार बोलता रहा। अंत में वह मान गया। इस तरह सब कुछ अर्जुन के लिए सुंदर और सफल हो गया। रवि हमेशा के लिए गायब हो गया, बिना देवताओं और भूतों को भी पता चले। कैलाश खुशी से वह सिर लेकर घर में गया, जो अब भी लंबे समय तक फ्रिज में रहने के कारण ठंडा था। उसने सिर को शराब और सुगंधित पानी से अच्छी तरह धोया, फिर जल्दी से काला अनुष्ठान शुरू किया। कैलाश जिस साधना को कर रहा था वह एक प्राचीन तांत्रिक विधि थी। तांत्रिकों में कहा जाता था कि जो इसे सफलतापूर्वक साध ले वह जीवित और मृत दोनों की आंखों पर पर्दा डाल सकता है और अपनी इच्छा से भूत प्रेतों को वह काम करवा सकता है जो मनुष्य कर सकते हैं। बस ग्राहक मोटा पैसा दे। हत्या, आगजनी जैसी बातें उसके लिए छोटी होंगी।
यह विद्या पूर्वज आत्माओं और शक्तिशाली तांत्रिकों की सेनाओं तक को धोखा दे सकती है। यदि कैलाश किसी परिवार के पितरों की शांति भंग करे तो घर के पूर्वज कितने भी शक्तिशाली हों, रोक नहीं सकते। इस शक्ति के साथ 300 लाख तो क्या, 300 करोड़ कमाना भी हाथ पलटने जितना आसान था। यही कारण था कि कैलाश पूरा पैसा खर्च कर एक अखंड इंसानी सिर लेने को तैयार था। रवि को उसी ने मारा था जिस पर वह भरोसा करता था, इसलिए उसकी घृणा पहले ही भारी थी। अब कैलाश के हाथ पड़कर उसे और मंत्र, यातना और आत्मा को अधीन करने वाली क्रियाएं सहनी थीं। जब वह प्रेत बनेगा तो अत्यंत हिंसक होगा। कैलाश ने सिर को लकड़ी के पटरे पर रखा, रवि की आंखें उंगलियों से निकाल लीं, फिर चाकू से सारी त्वचा और मांस काटकर मिट्टी के घड़े में डाला। इसके बाद उसने घड़े में एक सांप और अंगूठे जितने बड़े 2 बिच्छू जैसे विषैले जीव डाल दिए। घड़े में रखा मानव मांस 7 दिनों तक उन 3 जीवों का भोजन बनेगा। कैलाश मंत्र बुदबुदाने लगा। जल्दी ही रवि की आत्मा को बुलाकर मंत्र से एक पीतल के कलश में कैद कर दिया गया। 7 दिनों बाद मांस लगभग खाया जा चुका था। बचा हुआ सड़कर पानी बन गया। तब कैलाश सांप और दोनों विषैले जीवों को निकालकर पीतल के कलश में डालने वाला था। उन्हें रवि की आत्मा के लिए अधोलोक का माध्यम बनाना था। शुरुआती साधना सुचारू रही। पीतल के कलश में बंद रवि की आत्मा लगातार क्रोध से चीखती रही। भयानक चीखें और गुर्राहट केवल कैलाश सुन सकता था। दिन रात वही चलती रही। रवि अत्यंत पीड़ादायक यातना से गुजर रहा था। ऐसा होने पर ही उसकी घृणा और जमा होगी और साधना उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। कैलाश ने रवि की खोपड़ी, जिस पर अब भी थोड़ा मांस चिपका था, उसके 9 कोनों में 9 लंबे कील ठोके। हर कील लगते ही पीतल का कलश जोर से कांप उठता। आत्मा हिंसक प्रतिरोध करती, बाहर निकलना चाहती। कैलाश कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वह रवि की आत्मा को दबाए रखता। पीतल का कलश मंत्रों से बंद था। उसके चारों ओर कांटेदार डोरी और पवित्र जल में भीगे धागे लिपटे थे। रवि कितना भी तड़पे, मुहर तोड़कर निकल नहीं सकता था। कैलाश ने लगातार 100 दिनों तक साधना की। हर दिन यातना का अलग रूप था, जिससे रवि की पीड़ा चरम पर पहुंच गई। सब कुछ कैलाश की मुट्ठी में था। 100 दिन पूरे होते ही विद्या सिद्ध हो जाएगी और उसके हाथ में भयानक शक्ति आ जाएगी। फिर वह जो चाहे कर सकेगा। कैलाश अपने विचारों और योजनाओं से बेहद संतुष्ट था। उसे कहाँ पता था कि मृत्यु और विनाश आगे उसका इंतजार कर रहे हैं। 99वें दिन कैलाश ने अचानक अर्जुन को फोन किया और रवि के परिवार की जानकारी पूछी। अर्जुन नहीं जानता था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन रवि की दादी और बहन को वह अच्छी तरह जानता था। कैलाश को उनके नाम और जन्म तिथि चाहिए थे। बहुत मोल भाव के बाद कैलाश ने अर्जुन को 10 लाख और दिए और जानकारी निकाल ली। जरूरी बातें मिलने के बाद कैलाश वेदी के सामने बैठा और रवि की आत्मा को जगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। उसने 2 पुतले निकाले, रवि की दादी और बहन के नाम और जन्म वर्ष स्पष्ट पढ़े, फिर पुतलों पर ताबीज चिपकाए
उन्हें शाप देकर हानि पहुंचाने की मंशा से। कैलाश काले तंत्र का अनुभवी साधक था, जिसे किसी को नुकसान पहुंचाना हो और पैसा देना आता हो। उसके लिए बस नाम और जन्मतिथि काफी थी। इस बार भी वैसा ही था। उन दो बेचारी स्त्रियों पर शाप लगाना उसके लिए आसान था। हालांकि यह शाप सीधे मारने वाला नहीं था, लेकिन जिस पर लगेगा वह लगातार बदकिस्मती, बीमारी और दुर्घटनाओं से घिर जाएगा। दादी का स्वास्थ्य पहले ही खराब था। बहन का शरीर भी सही नहीं था। ऐसी काली शक्ति के सामने उन्हें कितना बड़ा खतरा होगा, यह समझना कठिन नहीं था। कैलाश की योजना थी कि रवि के अपने परिजनों को अंतिम भारी चोट बनाया जाए। उसे मजबूर किया जाए कि वह अपनी आंखों से उन्हें शापित होते देखे। जब रवि पूरी तरह घृणा में डूब जाएगा, तभी उसकी शक्ति अंतिम रूप से फूटेगी और तंत्र पूर्ण होगा। ठीक जैसा सोचा था। रवि की आत्मा कई दिनों की यातना सह चुकी थी। वह हर दर्द झेल सकता था, लेकिन दादी और बहन को नुकसान पहुंचते देख रवि पूरी तरह फंस गया और विवेक खो बैठा। कलश में बंद सांप और विषैले जीव बेतहाशा तड़पने लगे, जैसे वे दर्द से छटपटा रहे हों। कैलाश ने स्थिति को गंभीर देखा और आत्मा को दबाने के लिए पूरी शक्ति लगाई। इस तंत्र का एक अटल नियम था। साधक को मंत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। यदि मंत्र गलत पढ़ा तो मृत्यु का द्वार खुल जाता है, क्योंकि आत्मा निकलकर साधक पर ही पलटवार करती है। रवि की आत्मा ने घृणा को शक्ति बना लिया। कलश में बंद जीव रवि की आकाश छूती घृणा से प्रभावित होकर पागलों की तरह दौड़ने लगे। विषैले जीवों के पैरों की खरोंच पीतल की दीवार पर खटखटाने लगी। तीनों जीव मानव मांस खाकर बड़े और शक्तिशाली हो गए थे। कैलाश ने पूरी ताकत लगाई। पसीना बहने लगा। उसका शरीर इतना थक गया कि कंधे और मंत्र मुद्रा बनाते दोनों हाथ बुरी तरह कांपने लगे, जैसे किसी अत्यंत हिंसक चीज से लड़ रहा हो। जब उसने इस तांत्रिक साधना को करने का सोचा था, तो उसे अपने मंत्रबल पर पूरा विश्वास था कि वह किसी भी अकाल मृत आत्मा को वश में कर लेगा। लेकिन आज उसे समझ आया कि वह भूल गया था। जीवन भर का घमंड उसे अंततः मृत्यु के मुंह में ले आया। उसका शरीर धीरे धीरे शक्ति खोने लगा। आंखें धुंधली हुईं, मुंह कठोर पड़ गया। उसने साफ महसूस किया कि एक भयानक और पागल शक्ति धीरे धीरे प्रबल हो रही है, जैसे कोकून तोड़कर बाहर निकलने वाली हो। मुहरों के ताबीज जलने लगे। सब कुछ बता रहा था कि अब देर हो चुकी है। कैलाश ने हाथ ढीले छोड़ दिए। घुटनों के बल बैठकर उस पीतल के कलश को देखता रहा, जो अब शांत पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कैलाश जानता था कि अब कुछ बचाया नहीं जा सकता। उसके कानों में फुफकार, हड्डियों के मुड़ने टूटने की आवाजें आने लगीं। कोई दुष्ट चीज बहुत पास आ रही थी, बहुत पास आ रही। लेकिन वह पूरी तरह थक चुका था और प्रतिरोध नहीं कर सकता था। बर्फ जैसी ठंडी हवा उसकी गर्दन पर लगी, जिस वेदी को उसने मेहनत से सजाया था। अचानक तेज हवा ने उलट दिया। अगरबत्ती दान, कागजी पैसे और पूजा सामग्री उड़ गई। मोमबत्ती की लौ से वे आग पकड़कर जलने लगे।
जैसे भूत आग हो। वातावरण अराजक और उजड़ा हुआ हो गया। कैलाश अब भी वेदी के सामने घुटनों पर था। उसकी आंखों से रक्त की दो लाल धाराएं बहने लगीं। मुंह और नाक से ताजा खून के फव्वे निकले। उसका शरीर ऐंठ गया। उसके ढीले लटकते दोनों हाथ अचानक आपस में मरोड़ गए। रात के अंधेरे में हड्डियां टूटने की साफ आवाज गूंजी। कैलाश देखने में भले बूढ़ा लगता था, पर असल में 40 से थोड़ा ही ऊपर था। उसका शरीर वर्षों की काली साधना से घिस गया था और उसकी मूर्खता ने उसे अपनी आयु से कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसकी गहराई जैसे यमलोक से उठ रही हो और जो उसके बचे हुए विवेक को चाकू की धार की तरह काट रही थी। मैं तुझे धीरे धीरे मारूंगा, ताकि तू हर वह दर्द चखे जो मैंने पिछले 100 दिनों में सहा है। जब तू मर जाएगा, मैं तेरी आत्मा पकड़कर अपने साथ दास बना लूंगा। 7 जन्म तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद 1 सप्ताह तक हर दिन कैलाश ने तरह तरह की यातनाएं झेलीं। उसका शरीर सड़ता रहा, मन भय से बिखरता रहा। पीतल के कलश में पाले गए सांप और विषैले जीव बाहर निकले। वे खून के प्यासे होकर कैलाश के शरीर पर चढ़े और उसका मांस नोचने लगे। केवल उसकी आंखें उन्होंने नहीं छुईं, ताकि वह अपनी आंखों से सब देखे। जीवन के अंतिम दिनों को चरम भय और घृणा में बिताए। त्वचा उतरती गई। शरीर लगभग मृत था, लेकिन आत्मा अभी भी उसी देह में कैद थी और असीम पीड़ा महसूस कर रही थी। पहली और आखिरी बार कैलाश ने चाहा कि वह मर जाए, ताकि यह भयानक दुःस्वप्न समाप्त हो। लेकिन ईश्वर पापी की इच्छा कहाँ सुनता है। 10 दिन बाद ही उसे मृत्यु मिली। उसका घर बाहरी इलाके में था और कैलाश ने उसे इतनी चतुराई से छिपाया था कि शरीर सड़ जाने पर भी किसी को पता न चला कि भीतर कोई मर गया है। लोग उसे खाली घर समझते रहे। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बिजली गरजी और आकाश से एक बिजली सीधे उस घर पर गिरी, जिससे पूरा घर आग में जल उठा। ईश्वर ने कैलाश की मरने की प्रार्थना नहीं सुनी थी, लेकिन आकाशीय बिजली ने साफ सुन लिया और उसे इच्छा पूरी कर दी। अफसोस बहुत देर से। आग के बाद जो बचा वह राख का ढेर था। कैलाश बहुत पहले मर चुका था। लेकिन अर्जुन को कुछ पता नहीं था। पैसे हाथ में आने के बाद अर्जुन सचमुच अमीर आदमी की तरह जीने लगा। बाद में जुए में भी किस्मत ने साथ दिया। पैसे खूब थे, कर्ज भी चुका दिया। मदहोशी में उसने कंपनी की नौकरी छोड़ दी। माता पिता फोन कर पूछते तो वह ध्यान भी नहीं देता। वह बस रात दिन की मौज मस्ती में डूब गया। उस रात अर्जुन शराब और सुंदर लड़कियों के साथ उन्माद भरी रात के बाद बार से लड़खड़ाता निकला। वह बड़े चौराहे पर टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसे धुंधले में कैलाश सड़क के उस पार खड़ा दिखा, हाथ हिलाकर बुलाता हुआ। अर्जुन कैलाश की अचानक उपस्थिति का आदी हो चुका था, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। हर बार उसके आने से नुकसान नहीं,
फायदा ही होता था। अर्जुन ने सोचा, अगर आज भी उससे कुछ पैसे और निकलवा लूं तो अच्छा होगा। वह खुशी से उसकी ओर बढ़ा। कैलाश ने अर्जुन को बिना कुछ कहे पास के खाली मैदान की ओर चलने का इशारा किया, जहां आसपास कोई नहीं था। अर्जुन नशे में था। आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने मजाक में कहा, आज इतने चुप क्यों हो? बाबा पहले तो बहुत बोलते थे। या साधना सफल हो गई और अब संत बन गए, जो चाहिए कहो। हम अपने ही लोग हैं। ये चोरी छिपे क्या? अर्जुन की हंसी मजाक का जवाब एक बर्फीली आवाज ने दिया। ध्यान से देख। मैं कौन हूं? जैसे ही उसने कहा, एक ठंडी सड़ी हुई गंध वाली हवा सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। शराब का नशा एक पल में उड़ गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जब दिमाग साफ हुआ, उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा है। एक भी आवाज नहीं। उसके सामने वह चेहरा था जिसे वह मरकर भी नहीं भूल सकता था। रवि वहां खड़ा था, स्थिर, बिना पलक झपकाए अर्जुन को देखता हुआ। अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा शायद सपना है, इसलिए अपनी त्वचा नोची ताकि जाग सके। लेकिन भागना कैसे संभव था, क्योंकि यह सपना नहीं था। रवि सचमुच सामने था। परिचित आवाज उसके कानों में गूंजी, कुछ महीनों में ही तू मुझे भूल गया। मैं रवि हूं। तेरे मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज मैं तुझसे कर्ज वसूलने आया हूं। अर्जुन भय से टूट गया। वह घुटनों के बल गिरा, हाथ जोड़कर बोला, रवि, रवि, मैं नशे में था। मेरा मतलब नहीं था। सब हादसा था, हादसा था। मुझे छोड़ दे, माफ कर दे। मेरे पास बहुत पैसा है, सब ले ले। मैं सब दे दूंगा। कोई उत्तर नहीं आया। उस रात के बाद अर्जुन गायब हो गया। उसकी मौत सचमुच ऐसी थी कि देवताओं और भूतों को भी पता न चले। लगभग आधे महीने बाद पुलिस को अर्जुन का शव मिला। दृश्य इतना भयानक था कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन के माता पिता पहचान करने आए तो सहन नहीं कर सके। एक तरफ खड़े होकर उल्टियां करने लगे। अर्जुन का शरीर बुरी तरह सड़ चुका था। शव पूर्ण नहीं था। पहले लोगों ने सोचा कि अर्जुन की हत्या हुई है, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि अर्जुन ने खुद को यातना देकर आत्महत्या की। उसकी आंखें और मुंह सी दिए गए थे। गर्दन लगभग कटी हुई थी। यह कहना अत्यंत असंभव लगता था कि उसने खुद किया। फिर भी फॉरेंसिक के पास इसे सिद्ध करने के आधार थे। अर्जुन के माता पिता उसका शव गांव ले गए और दफनाया। नई कब्र दिन ब दिन नीचे धंसती गई। आसपास कोई पेड़ पौधा, घास तक नहीं उगा। केवल काले कौवे और मक्खियां अक्सर कब्र की तख्ती पर झुंड बनाकर बैठते। उधर गांव में रवि की दादी और बहन का उससे लंबे समय से संपर्क टूट चुका था। दोनों एक दूसरे को संभालते हुए शहर आईं और लोगों से पूछते पूछते उस कंपनी तक पहुंची जहां रवि काम करता था। उन्हें रवि का सही पता नहीं पता था
केवल कंपनी का नाम धुंधला याद था। वहां पहुंचने पर लोगों ने बताया कि रवि बहुत पहले नौकरी छोड़ चुका है, कारण पता नहीं और उसका कोई पता नहीं। रवि का सामान जस का तस था, इसलिए कंपनी प्रबंधन ने परिवार को सौंप दिया। यह सुनकर दादी और बहन के हाथ पांव ढीले पड़ गए। वे कंपनी के गेट के बाहर बैठकर रोने लगीं। अब खोज कहां करें, बस डर था कि रवि किसी मुसीबत में है। तभी गार्ड शंकर काका एक बड़ा डिब्बा लेकर आए। उन्होंने कहा, आप लोग रवि के परिवार से हैं ना, ये उसका सामान है, अब मत रोइए। शायद रवि दोस्तों के साथ काम की तलाश में कहीं बाहर चला गया हो। कुछ नहीं होगा। वह लड़का बहुत सीधा, सभ्य, मेहनती और आगे बढ़ने वाला था। इसमें एक लिफाफा है, मैंने खोला नहीं। शायद उसके पैसे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, संभाल कर रखिएगा। आजकल चोरी बहुत होती है। दादी ने लिफाफा खोला। अंदर मोटी रकम थी। लिफाफे के कोने पर साफ लिखावट में लिखा था, दादी के लिए किराने की दुकान खोलने के पैसे। यह रवि की लिखावट थी। दादी और बहन की आंखें भर आईं। वे चाहती थीं कि गार्ड की बात सच हो। रवि को न खोज पाने के बाद वे दोनों फिर बस में बैठकर गांव लौट गईं। उन्हें कहां पता था कि उनके पीछे रवि की धुंधली परछाई लगातार उन्हें देख रही थी। लिफाफे में 100 लाख रुपए थे। वह पैसा जिसे अर्जुन ने छूने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी अंतरात्मा से एक रकम जमा की थी, ताकि गांव में रवि की दादी और बहन को लौटा सके। इंसान मर चुका था, अब पीछा करने से क्या मिलता। दादी को पोते की खोज में टूटते देखकर रवि का दिल दुखा, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। रवि का शरीर कुल 9 हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें से अब तक सब नहीं मिले थे। ऊपर से उसका सिर उस दुष्ट तांत्रिक की लाश के साथ जलकर राख हो गया था। उसकी पीड़ित आत्मा अब प्रेत बन चुकी थी, मुक्ति नहीं पा सकती थी। वह केवल इस अस्थाई संसार में भटक सकती थी, पता नहीं कब मुक्त होगी। 20 साल बाद एक बड़ा तूफान आया। बिजली ने अनेक भूत प्रेतों को मार गिराया। उनमें रवि भी था। उसी से उसे इस दुखमय संसार से मुक्ति मिल गई।